जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो फास्ट 50 इंडियन ज्योग्राफी है, जो भारतीय भूगोल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन कवर करता है। इनमें से कई क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, आईबीपीएस, एनटीपीसी, यहाँ तक कि कई बार सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। इसे क्रिएट किया है मेघा सिंह राठौड़ ने। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में हम कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे पास ऑप्शन ए है गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, बी है राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, सी है यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड, डी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा को जानने से पहले, मतलब किन राज्यों से होकर गुजरती है ये जानने से पहले बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कर्क रेखा होती क्या है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी बिल्कुल ही एक स्फीयर है जो दोनों, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी थोड़ी दबी हुई है अंदर की तरफ, मतलब एक ऑरेंज के शेप की है। चलिए हम स्टडी के पर्पज से इसको मान लेते हैं कि कंप्लीट एक स्फीयर है। अगर ये स्फीयर है तो अगर ये पूरी हमारी अर्थ हो गई तो बीचों बीच एक जो लाइन काटेगी उसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर, मतलब जो पड़ी लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो काटती है उसको कहते हैं इक्वेटर, और इसको लैटिट्यूड भी कहते हैं। मतलब कि हमारे अर्थ की स्फीयर पे जितनी भी लैटरल लाइंस हैं, जितनी भी पड़ी रेखाएं हैं, उनको हम कहते हैं लैटरल्स, और जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, या फिर हम इन्हें कहते हैं मेरिडियंस। यहाँ तक आप बिल्कुल ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे, आई होप। अब मैं इसी चीज़ को आपको बताता हूँ कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा होती क्या है। तो जो हमारी अर्थ बिल्कुल ही स्फीयर है, जो बीचों बीच एकदम से जो लैटरल लाइन इसको काटती है उसको कहते हैं इक्वेटर, और उसको हम मानते हैं कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब 0 से 90 तक नीचे जाएंगे, नीचे जाके यहाँ पे आपका साउथ पोल आ जाएगा। अब ये जो है ये पूरा मतलब गोलाकार तरह से काटती है, क्योंकि स्फीयर को काटने के लिए सीधी लाइन यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जब आप स्फीयर को काटेंगे तो पूरी गोल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इस तरह इक्वेटर इसके चारों तरफ गोल से बीचों बीच होकर निकल गई। अब 23.5 डिग्री ऊपर जो है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री नीचे जो है 23.5, नीचे मतलब सदर्न साइड में, ऊपर वाला साइड जो है वो हमारा नॉर्थ है, नीचे वाला हमारा साउथ है। तो नीचे वाला जो है वो 23.5, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है मकर रेखा। मकर रेखा, मकर का मतलब मगरमच्छ, कैंसर का मतलब केकड़ा। यहां तक आप जानिए। उसके बाद से ये जो नीचे में 66.5 डिग्री पे जो लाइन होके काटेगी जाएगी उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक। और जो नॉर्थ साइड में 66.5 पे जो लाइन काटेगी उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। और लास्ट में हमारा नॉर्थ पोल आ जाता है, और यहाँ पे हमारा साउथ पोल आ जाता है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 फ्रॉम इक्वेटर जो ऊपर साइड में नॉर्दर्न साइड में है, और 23.5 जो नीचे वाले साइड में, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच की जगह को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो इतना मैंने आपको बता दिया। ये क्यों बताया, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी अर्थ स्फीयर है और सन के चारों तरफ से घूमती है, तो होता क्या है कि अगर सन के चारों तरफ घूमती है, तो अगर ये ऐसे ही सीधा सीधा घूमती तो आप पाते कि हर एक जगहों पे दिन और रात की जो मतलब डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो बराबर होती लगभग। मतलब कि दिन भी अगर 24 घंटे का होता है, रात भी 24 घंटे की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो दिन और रात की लंबाई छोटाई है वो घटते बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी अर्थ है वो अपने वर्टिकल एक्सिस से, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, इस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक साइड में झुके होने की वजह से ये चूंकि 23.5, तो इसलिए अब ये जो इक्वेटर है ये भी झुक जाता है। हमारा ट्रॉपिक ऑफ ये जो कैंसर है, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी झुक जाता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी झुक जाता है। ये झुकने की वजह से क्या होगा, अगर हमारा सन जो है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है, तो सन की सीधी किरणें
अभी यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब इसी जोन में अभी पड़ रही होंगी। अगर ये यहाँ पे होगा सन तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ये मतलब पड़ेगी। इसी की वजह से जो है हमारे वेदर डिसाइड होते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो जगह है जो इक्वेटर से नदर्न साइड में 23.5 डिग्री पे होती है, और यूजुअली ट्रॉपिकल जोन में या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एटलीस्ट साल में एक बार जो है जो सूर्य की किरणें बिल्कुल ही लंबवत या बिल्कुल ही वर्टिकल पड़ती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी वेरी करता है। तो आपने समझ लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। अब देखिए कि इंडिया का जो प्रसार है वो नीचे में, मतलब जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर की तरफ जाता है, और 0 डिग्री पे आप देख लिए इक्वेटर है। तो जैसे ही 23.5 डिग्री हमारा ये पहुंचता है तो आप देखेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे कुछ एक राज्यों से होके गुजरता है। यहाँ पे सबसे पहला राज्य हमारा कौन सा आता है? गुजरात। तो गुजरात हमें एक मिल गया। दूसरा आता है मध्य प्रदेश। तीसरा आता है जिन राज्यों से होके गुजरेगा ये है छत्तीसगढ़। उसके बाद से ये गुजरता है झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ पे फिर ये बांग्लादेश बीच में आ गया हमारा, और उसके बाद से ये गुजरते हुए यहाँ से त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम से होकर के ये काटते हुए निकल जाता है। इसका मतलब है कि ये ए आंसर हमारा गलत हुआ क्योंकि इसमें मणिपुर है। यहाँ पे आप देखिए गुजरात और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों से ये गुजर रहा है, मतलब राजस्थान तो हमारा है ही, झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है यहाँ पे गुजरता हुआ, और मिजोरम भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल ही सही हो गया। आप जानिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? बिल्कुल ही देख लीजिए, गुजरात से 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारा राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जरावा और सेंटिनलीज ट्राइब्स ये इंडिया के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पाई जाती हैं? हमारे पास ऑप्शन है ए अंडमान, बी मध्य प्रदेश, सी लक्षद्वीप और डी अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, जरावा और सेंटिनलीज जो ट्राइब्स हैं यूजुअली इनको हम अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब्स कहते हैं। बिल्कुल ही ये दिमाग में रखना है, क्योंकि जरावास और सेंटिनलीज ये 2 ऐसे ट्राइब हैं, और खासकर जो अंडमान निकोबार के ट्राइब्स हैं वो इनको कहा जाता है कि ये इंडोजिनस ट्राइब है, मतलब कि ये भारत के ही रहने वाले लोग हैं और लगभग भारत में 60,000 सालों से ये रह रहे हैं। दूसरे सिद्धांत को माने तो ये नेग्रिटोस रेशियल स्टॉक के हैं, नेग्रिटोस रेशियल स्टॉक के हैं, जो कि सबसे पुराने और ब्लैक अफ्रीकन जैसे ये दिखते हैं। तो जरावा और सेंटिनलीज, जरावा जो है यूजुअली आप पाएंगे कि अंडमान में जो हमारा सदर्न अंडमान वाला हिस्सा है, ये वाला सदर्न अंडमान का हिस्सा, और दूसरा सदर्न अंडमान हो गया यहाँ पे, और ये सेंट्रल अंडमान हो गया। यहाँ इतनी दूरी में आपको जरावा मिल जाएंगे। और सेंटिनलीज जो हैं, जितनी भी अभी तक की ट्राइब्स नोन है, आपको पता है इंडिया में टोटल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो हैं, उनकी संख्या है 705। इन 705 में सबसे खतरनाक सेंटिनलीज हैं। इतने खतरनाक कि बिल्कुल इनका अलग ही आइलैंड है, और ये अंडमान का ही हिस्सा है, और इसको कहते हैं हम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पे सेंटिनलीज पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार सही है। सेंटिनलीज के बारे में थोड़ा सा जानते हुए चलिए। सेंटिनलीज ऐसे हैं कि अगर ये हेलीकॉप्टर को भी देख लेते हैं, अगर इनके आइलैंड के पास कोई भी फटक गया तो उसको तुरंत ही तीर धनुष लेकर के मारना शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये अभी भी बहुत ही पीछे हैं, लगभग अभी भी किसी स्टोन एज में ही ये जी रहे हैं। कोई भी अगर इनके आइलैंड के पास जाता है तो आज तक वहां से बच के नहीं लौटा है, इसलिए इनकी जनसंख्या भी गिनती नहीं हो पाती। माना जाता है कि इनकी जनसंख्या हो सकता है कि 100 से 150 के करीब है, और वो भी एरियल सर्वे ही हुआ है। काफ़ी छोटे होते हैं। जरावा लगभग इनकी अपेक्षा बहुत ही सीधे होते हैं। जरावा का जो एरिया है वहाँ से होकर के एक ग्रेट अंडमान का हमारा ट्रंक रोड होके जाता है, वो उसकी वजह से ये काफ़ी बाहरी लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, और उनसे बाहरी लोगों की वजह से कई सारी बीमारियां हो रही हैं। जरावा और सेंटिनलीज आपको बिल्कुल ही थोड़ा दिमाग में बैठ गया होगा। आप देखते ही इस आंसर को लगा सकते हैं कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के हैं। आप भूलेंगे नहीं, इतनी कहानी इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको।
तीसरा है कि भारत के कितने स्टेट्स भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भारत के स्टेट, अब चलिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। हाथ कंगन को आरसी के आप बिल्कुल ही आप मैप देखते हुए चलिए। ये रहा हमारा भारत और यहाँ पे है हमारा भूटान। भूटान से देखते हैं किसकी किसकी सीमा लगती है। बिल्कुल ही ये हो गया सिक्किम, सिक्किम हो गया 1। दूसरा आप ये भूटान आप देख रहे हैं, भूटान से ये वेस्ट बंगाल का ये हिस्सा लगता हुआ जो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग वाला एरिया है वो भी लग रहा है, मतलब कि वेस्ट बंगाल हो गया 2। ठीक, आसाम वाला हिस्सा है 3 और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है 4। तो आपने देखा कि भूटान से टोटल इंडिया के 4 स्टेट्स की सीमा लगती है। हमारा आंसर सी बिल्कुल ही सही है। वैसे ही अब हम देखेंगे गारो हिल्स जो पार्ट हैं वो किस इंडियन स्टेट के हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी मिजोरम। देखिए बिल्कुल ही दिमाग में बिठा लीजिए, हमारे इंडिया में एक नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, ये वाला है, पूरे हिस्से की मैं बात बोल रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से को आप यहाँ पे रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में जैसे ही आप घुसते हैं तो घुसने के साथ ही यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल का जो नदर्न वाला हिस्सा है वो आपको पहले मिलता है, ऊपर में सिक्किम पड़ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आसाम पड़ता है और नीचे में मेघालय पड़ता है। इसी मेघालय को हमने यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ले लिया है। अब जैसे ही मेघालय में घुसते हैं तो वेस्टर्न साइड में, मतलब इस साइड से वेस्टर्न, और ये हो गया थोड़ा सा ये बीच वाला हिस्सा, मतलब आप इसको सेंट्रल लिख सकते हैं, और ये वाला ईस्ट। इन जगहों पे कुछ ट्राइब्स रहती हैं, हिल्स हैं पूरे। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा हमारे गारोज के लिए है, इसलिए इनको गारो हिल कहते हैं। बीच में हिस्सा जो है उसको बोलते हैं खासी हिल्स, राइट। और लास्ट वाले को हम बोलते हैं जयंतिया हिल। जयंतिया और खासी जो हिल्स हैं थोड़ा बहुत जो है वो आसाम में भी पड़ सकते हैं, आप देखिए इसके जस्ट ऊपर में है। तो इस तरह से अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि गारो हिल्स किस स्टेट के हिस्से हैं, तो आपने बिल्कुल ही अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गया कि ये हमारे मेघालय के हिस्से हैं। गारो, खासी, जयंतिया तीनों जो हिल्स हैं वो मेघालय में ही पड़ती हैं। मेघालय के बारे में और जानिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। पहले चेरापूंजी था, अभी माशिम राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5वां। माजुली एक बहुत बड़ा रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, वो भारत के किस स्टेट में स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है ए आसाम, बी मणिपुर, सी नागालैंड और डी त्रिपुरा। आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि माजुली, यहाँ पे मैंने आइलैंड की बात की है। आइलैंड जब भी आप सुनते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि किसी ओशन के अंदर या सी के अंदर जो रेज्ड पोर्शन होता है वहाँ पे कभी कभी आप पाएंगे कि पेड़ पौधे भी काफ़ी लंबे समय होने की वजह से उगाते हैं, और वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, जानवरों की विविधता पाई जाती है क्योंकि वो अनटच्ड, बाहरी दुनिया से अनटच्ड रहता है। यहाँ पे बात हो रही है हमारे बिल्कुल ही अलग तरह की रिवर के बीच में, मतलब कि बीच पहले वो रिवर का हिस्सा था, बाद में जो क्या हुआ है चारों तरफ से जो सिल्टिंग हो करके वो वाला हिस्सा हमारा भर गया है। सिल्ट मतलब कि नदियां जो अपने साथ कचरा लेके आती हैं और धीरे धीरे उसको जमा करते जाती हैं और वो हिस्सा बढ़ जाता है और नदियां फिर साइड से निकल जाती हैं। तो उस तरह से एक पूरा आइलैंड हमारा बन गया है। ये आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है और लगभग 80 किलोमीटर वाइड है और 10 से 15 किलोमीटर लंबा है। टोटल 875 स्क्वायर किलोमीटर का है ये पूरा डेल्टा सिस्टम। और पहले ये गांव हुआ करता था माजुली, अभी ये माजुली आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया कि माजुली जो कि एक रिवर आइलैंड है, अभी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, 80 किलोमीटर चौड़ा और 10 से 15 किलोमीटर लंबा है, और किस स्टेट में है, आसाम में। तो आसाम आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि नीचे दिए गए में से कौन से मानसून इंडिया में रेनफॉल कराते हैं। कौन से मानसून की बात हो रही है,
वो इंडिया में रेनफॉल या बारिश कराते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए नॉर्थ ईस्ट मानसून, बी साउथ वेस्ट मानसून, सी नॉर्थ ईस्ट मानसून और डी ईस्ट एशिया मानसून। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और साइंटिफिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए। बेसिक साइंस पता होना चाहिए। इसके बारे में हम कैसे मानसून से पता लगा सकते हैं भारत में कौन सा मानसून होता है, मैं आपको बताता हूँ। मानसून जो शब्द है वो एक्चुअली मौसम करके एक अरेबियन शब्द है उसका है, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ जो हमारा साउथ एशिया वाला हिस्सा है, जो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा मैं बोल रहा हूँ, उसमें बांग्लादेश वगैरह ये कई सारी कंट्रीज एक साथ आती हैं, तो इन्हीं जगहों पे मानसून होता है। दूसरे जगहों पे अगर बारिश होती है तो उसको मानसून हम नहीं कहते हैं। ये अपने दिमाग में बिठाइए, पहली एक चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि हमारे यहाँ जब भी, मैं इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हैं, जब भी इंडिया में बारिश होती है वो आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों के बाद होती है। वो ठंड वाली बारिश कभी कभी अपवाद एक्सेप्शनल हो जाती है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं मानसून की बात बोल रहा हूँ जहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश होती है, कई कई दिनों तक बारिश होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमेशा गर्मी के दिनों के बाद होती है मानसून वाली वर्षाएं इंडिया में। क्यों है ऐसा? तो ये जानिए, गर्मी के दिनों में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पूरा, अपने केस में हम मानते हैं पूरी इंडिया जो है ये लैंड मास है, और उसके नीचे जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा हमारा सी है, इंडियन ओशन है, राइट। जब ये इंडियन ओशन का समुद्र का पानी भी गर्म होता है, महासमुद्र कहिए, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेन लैंड भी गर्म होता है। पानी और लैंड दोनों एक साथ गर्म होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो चूंकि लैंड ज्यादा गर्म हो गया तो गर्म होने की वजह से लैंड के ऊपर की जो हवाएं हैं वो विरल हो जाती हैं या फिर रेयर हो जाती हैं। रेयर होकर के ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और यहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आपने देखा कि समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा था, लेकिन औसतन ये लैंड के वाले हिस्से से कम गर्म था। उसकी वजह से अब चूंकि यहां की हवाएं विरल होकर के और ऊपर उठ गई हैं, इसलिए जो खाली जगह है उसको भरने के लिए समुद्र के ऊपर की हवाएं, जो समुद्र के ऊपर की जो हवाएं हैं वो काफी तेजी से इंडियन मेनलैंड की तरफ आती हैं। अब इंडियन मेनलैंड की तरफ जब ये आती हैं तो चूंकि पानी के ऊपर से ये हवाएं आ रही हैं, तो अपने साथ साथ ये वहां से जो है मॉइस्चर को उठाते लाती हैं, और जब ये इंडिया में घुसती हैं तो सबसे पहले ये जो हमारे वेस्टर्न हमारे घाट्स पड़ते हैं वो पड़ जाते हैं, या जब भी वेस्टर्न घाट या अगल बगल की पहाड़ियां, जो भी पहाड़ियों के संपर्क में ये हवाएं आती हैं तो उनसे बचने के लिए और ऊपर उठना शुरू करती हैं। ऊपर जब उठती हैं तो उठते 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 उनमें कंडेंसेशन होने लगता है, संघनन आप हिंदी में कहते हैं, और संघनन होते होते वो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और बूंदों को संभाल नहीं पाती हैं, और उसकी वजह से पूरे भारत में बारिश होती है, राइट। तो आप कहेंगे कि इस वाले हिस्से में कैसे होती है, तो यहां से जब ये हवाएं आती हैं और थोड़ा सा अफ्रीका जो हमारा लैंड है यहां से टकरा करके और ये वापस जाती हैं और थोड़ा सा इस नीचे वाले हिस्से से लेकर के और दूसरे साइड में आकर के ये बारिश कराती हैं। इसमें पूरा हमारा उड़ीसा वगैरह वाला हिस्सा हो गया, या बिहार, यूपी, या जो हमारा मध्य प्रदेश वाला, ये सारे हिस्सों में जम करके यहां पे से बारिश होती है। तो आपने जाना कि मानसून कैसे आता है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि कौन सा मानसून है। बिल्कुल देखिए, भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा साउथ वाला हिस्सा है। ये हवाएं कहां से आ रही हैं, साउथ से आ रही हैं, राइट। सबसे पहले कहां टकरा रही है, ये वाला भारत का हिस्सा वेस्ट वाला है, ये वाला हिस्सा ईस्ट वाला है, और सबसे पहले ये हवाएं कहां आती हैं, इस साइड में आती हैं। तो साउथ से होकर के ये वेस्ट में टकराती हैं, इसलिए भारत में कौन सा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून। आई होप कि आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। दिमाग में बैठाते चलिए, दोबारा से कभी ये चीजें आपको गड़बड़ होंगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपने अभी देखा कि भारत में मानसून साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जम करके बारिश होती है, लेकिन वो बारिश कुछ एक जगहों में भारत पे बारिश नहीं कराती है।
वो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भारत में कुछ एक जगहों पे बारिश नहीं कराता है। अब उन जगहों पे बारिश बाद में होती है, तो वो जगहें कौन सी हैं, और वो जो बारिश है एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से वो जो वहां पे बारिश होती है वो होती है, या फिर आप इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून इसको कह लीजिए मोटा मोटी तौर पे। तो कौन सी जगह है जहां पे नॉर्मल मानसून की वजह से बारिश नहीं होती, जहां पे पूरे इंडिया में बारिश हो रही है लेकिन उस जगह पे नहीं होगी, लेकिन लास्ट में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा वहां पे बारिश होगी। हमारे पास ऑप्शन है, ए है केरला, बी है कर्नाटका, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। बिल्कुल ही अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। भारत में जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून आता है यहां से घुसता है और वेस्टर्न साइड में यहाँ पे वेस्टर्न साइड में यूजुअली यहाँ पे खूब जम करके इधर से बारिश कराता है और यहाँ से ये होकर के इस साइड में इधर बारिश होती है। लेकिन जो हमारा तमिलनाडु स्टेट है वो बिल्कुल ही नीचे में यहाँ पे पाया जाता है। अब जो यहाँ से हवाएं घुसती हैं और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट हैं, तो वेस्टर्न घाट के पहले ही ये हवाएं जो हैं साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे बारिश करा देता है, इसलिए यहाँ पे इसके पास उतना मॉइस्चर ही नहीं बचता कि वो तमिलनाडु में बारिश करा सके। और जो इस साइड से घूम करके आई वो इसके ऊपर से पैरेलल निकल जाती हैं, तो उसमें वहां से बारिश होती ही नहीं है। अब बारिश नहीं होती है, बाकी जगहों पे बारिश हो गई, तमिलनाडु में हमारा सूखा पड़ गया। अब तमिलनाडु में होगी बारिश कहाँ से, बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए। गर्मी का सीजन चला गया, अब आया ठंड का सीजन। ठंड के सीजन में हम जानते हैं हमारे ऊपर यहाँ पे हमारा हिमालय है और जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो है हमारे काराकोरम रेंज है पूरा। उसके ऊपर और आप जाते हैं तो ये पूरा इस साइड में हमारा चाइना वाला इलाका है और यहीं पे तिब्बतन है। उसके ऊपर और आगे जाते जाइए कई एक दूसरी कंट्री मिलेंगी, उसके बाद से आपको रशिया मिल जाएगा। मतलब साइबेरियन हवाएं या तिब्बत के पठार से आने वाली हवाएं, दिमाग में बस इतना रखिए। तो भारत में भी ठंड पड़ी और ऊपर वाले हिस्से में साइबेरिया या फिर तिब्बत या फिर ऊपर वाले हिस्सों में भी ठंड पड़ी। ठंड पड़ने की वजह से भारतीय लैंडमास भी ठंडा हुआ, वो भी ठंडा हुआ। जब दोनों एक साथ ठंडे हुए, लेकिन ऊपर वाले इलाकों में चूंकि वो कर्क रेखा से बाहर ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, इसलिए वहां पे लगभग ठंड भी कम पड़ती है। टॉरिड जोन के वो हिस्से नहीं है। मैं टॉरिड जोन आपको ये बोल रहा हूँ, मतलब जो हमारे ट्रॉपिकल जोन के हिस्से नहीं है, तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझिए कि वहाँ पे हमेशा गर्मी, चूंकि सूरज की किरणें स्लैंट पड़ती हैं इसलिए वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। और ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ी। जब वहाँ पे ठंडक पड़ी, इंडिया में ठंडक पड़ी, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ गई, इसलिए वहाँ की हवाएं ज़्यादा सघन हैं। और इंडिया में चूंकि कम ठंड पड़ी, इसलिए औसतन इंडिया जो है, इंडियन लैंड मास है, ठंड के दिन में वो गर्म है। तो इसलिए ऊपर साइड से, नॉर्दर्न वाले साइड से हवाएं जो हैं अब इंडिया में घुसती हैं। ये देखिए नॉर्थ वाला हिस्सा हमारा हो गया और ये ईस्ट से ये हवाएं इंडिया में घुसती हैं। तो अब चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट से हवाएं जब घुसती हैं इंडिया में, तो क्या होता है उस समय, पहले तो इन हवाओं में कुछ भी नहीं होता, मतलब इनके पास मॉइस्चर तो है नहीं क्योंकि ये लैंड से आ रही हैं। अब कुछ एक हवाएं जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर से होके गुजरेंगी और जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरेंगी तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर उठा लेंगी। और जब ये मॉइस्चर उठा करके और आगे आएंगी तो यहाँ पे हमारा इधर वेस्टर्न घाट था, इधर ईस्टर्न घाट पड़ जाता है। तो ईस्टर्न घाट से बचने के लिए ये ऊपर उठते जाती हैं और यही जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो ट्रेड विंड्स कहिए या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहिए, ये बहुत ही अच्छा बारिश कराती हैं हमारे तमिलनाडु में और खास करके दिसंबर के महीनों में। तो दिसंबर के महीनों में तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से बारिश होती है, जबकि पूरे भारत में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। आपके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए। हमारा सही आंसर होगा डी, तमिलनाडु। अब हम चलते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। संकोच रिवर जो है वो भारत के किन 2 स्टेट्स का बाउंड्री तय करता है? संकोच रिवर के बारे में जानिए कि संकोच रिवर एक हमारे ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है। जैसे ही हम जानेंगे कि ये ब्रह्मपुत्रा की ये ट्राइब्यूटरी है,
इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से की है। नॉर्थ ईस्ट के बात आते ही चलिए वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट से नीचे थोड़ा सा वाला हिस्सा ऊपर में पड़ता है, इसलिए बिहार और वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ पे कट गया। अब हमारे पास आया आसाम और वेस्ट बंगाल, दोनों लगभग एक साथ जो है उनकी बॉर्डर मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बीच में हमारा मेघालय वाला लगभग हिस्सा आ जाता है। नहीं, हाँ थोड़ा सा मिलता है। वहाँ पे आप पाएंगे कि तो वेस्ट बंगाल हमारा लगभग थोड़ा सा वाला हिस्सा आसाम से मिलता है, और उसके बाद है बिहार झारखंड, तो ये भी ऑप्शन कट गया, इसके बारे में हम डाउट है। लेकिन आसाम और अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट के हमारे हिस्से, संकोच रिवर इन्हीं के बीच में जो है बाउंड्री बनाती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। बस आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि संकोच रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है, चीज़ें वहीं पे आपकी सुलझ जाती हैं। कैसे सुलझ जाती हैं? क्योंकि जो हमारा ब्रह्मपुत्रा है वो उधर से ही होकर के आती है, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से से। जब इसकी ट्राइब्यूटरी है, इसका मतलब बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार झारखंड, ये सब ऑप्शन ही कट गए। वेस्ट बंगाल तो हमारा नीचे में पड़ जाता है, और ये पहले ही ऊपर से ही हमारे बांग्लादेश वाले इलाके में घुस जाती है। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा कट गया, और हमारा सही आंसर हो गया आसाम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम जानेंगे 9th कि इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, मतलब नॉर्थ की तरफ में है। जैसे ही पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि बीच वाला जो हिस्सा, अगर ये पूरा स्फीयर है और बीचों बीच जो लेटरल लाइन जाती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो इंडिया जो है इक्वेटर के नॉर्दर्न, मतलब ऊपर वाले साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पोजीशनड है। अब नॉर्दर्न वाले हिस्से में अगर ये पोजीशनड है, तो सबसे पहले जानने वाली बात है कि अब क्वेश्चन है कि नॉर्थ में ये किस लैटिट्यूड्स के बीच में स्थित है। आपने जाना था कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच हो गया था, तो इंडिया हो सकता है यहाँ पे कहीं है। तो 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो इंडिया के होकर के गुजर रहा था। तो उसके हिसाब से तो लगभग सारे पड़ गए इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ध्यान दीजिए, जो इंडिया है, इंडिया का जो मेन लैंड है, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कैप कॉमरीन है या फिर कन्याकुमारी है, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। 8 डिग्री 4 मिनट पे, राइट। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। ये सभी एक एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन के हिस्से हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूं इसमें 5 क्वेश्चन हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे जो इंडिया के मेन लैंड से जुड़ा हुआ जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और उसको हम नाम देते हैं कैप कॉमरीन या कन्याकुमारी। बिल्कुल। जो सबसे ऊपर टॉप में जुड़ा हुआ वाला हिस्सा है वो एकदम ऊपर साइड में है, और उसको हम नाम देते हैं इंदिरा कोल। अब ये इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं है, काफी पहले पड़ा था। इंदिरा मतलब लक्ष्मी के नाम पे है, तो इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और ये है 36 डिग्री, और यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब ये 37 डिग्री, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। यहीं पे आपको आंसर मिल चुका है, लेकिन इसके बारे में और जानना ज़्यादा जरूरी है। नीचे वाले पॉइंट को हमने बोला कैप कॉमरीन, और ऊपर वाले पॉइंट को बोला हमने इंदिरा कोल। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन इंडिया की ये लास्ट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास अंडमान निकोबार भी है। तो अंडमान निकोबार में सबसे जो नीचे वाला निकोबार का हिस्सा है, पॉइंट है, उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और वो लगभग 6 डिग्री 48 मिनट पे है। तो अगर आपसे कोई सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछता है ऑफ इंडिया, अगर उसमें मेन लैंड उसने नहीं जोड़ा है, आपका आंसर होगा 6 डिग्री 48 मिनट, और उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। उसके बाद से जो हमारा वेस्टर्न हिस्सा है, रन ऑफ कक्ष में पड़ता है, और खासकर सरक्री करके है, और गुहार मोती विलेज में है ये सरक्री, और ये पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट, और इस गुहार मोती विलेज में सरक्रिक पॉइंट बोलते हैं।
दिमाग में रख लीजिए, हमारा पाकिस्तान के साथ इस पर विवाद भी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग उनका कुछ हिस्सा पड़ता है, जो कराची वराची वाला हिस्सा है वो पड़ता है, तो वो बोलते हैं कि उनका है, हम बोलते हैं हमारा है, मतलब इंडियन है, हमारा ही है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। लास्टली हम ईस्ट में चलते हैं, और ईस्ट में बिल्कुल ही अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और वो पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट पे, और इसका नाम है किबिथु। हर एक का नाम याद कर लीजिए। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है किबिथु, जो इंडिया का लोवेस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 48 मिनट। मेनलैंड से पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट तो आप बताएंगे केप कॉमरीन, और जो सबसे टॉप वाला है उसको बोलेंगे इंदिरा कोल, और जो सबसे वेस्टर्न में है उसको बोलेंगे सर क्रिक, गुहार मोथी विलेज में। तो इस तरह से आप बिल्कुल ही पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से जानते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट इन इंडिया। हमारे पास ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। अगर सिर्फ इन 4 ऑप्शन को दिया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर, अगर इंडिया इसमें से हटा दे तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहुत मतलब पीछे आपके उधर चाइना में ही सांगपो नाम से ये बहती है, और बहुत लंबा इसका ये प्रसार, बट इंडिया में बहुत ही ये छोटी है। और यहाँ पे चूंकि इंडिया इसने डाल दिया है दैट ओरिजिनेट इन इंडिया, तो इंडिया में गंगा ही है जो कि ओरिजिनेट होती है। आप सबको पता है कि गोमुख से या फिर इसको बोलते हैं गंगोत्री से, और उसके बाद से ये पूरा हमारे गंगा के मैदान से होके गुजरते हुए उसके बाद से यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बाद से धीरे से ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में इंटर करने के बाद से बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है वो है गंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया रिप्रेजेंट्स लोवेस्ट एल्टीट्यूड, कि इंडिया में कौन सी जगह की ऊंचाई सबसे कम है। ऊंचाई सबसे कम है। हमारे पास ऑप्शन है ए कुट्टानाड रीजन इन केरला, बी सौराष्ट्र रीजन इन कर्नाटका, सी कोरोमंडल रीजन या कोरोमंडल ऑफ तमिलनाडु, और मालाबार रीजन ऑफ केरला। अब बिल्कुल अच्छी तरह से जानिए कि अगर मैं पूछूं आपसे कि लोवेस्ट एल्टीट्यूड किस जगह की होती है, हर एक जगह का एल्टीट्यूड, अगर आप कभी एयरपोर्ट पे जाने का आपको मौका मिला है, आप गए हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे लिखा होता है कि एल्टीट्यूड ऑफ दिस प्लेस। गोरखपुर में है, वहाँ पे लिखा रहेगा कि गोरखपुर एयरपोर्ट और एल्टीट्यूड दिस इतना मीटर। तो इतना मीटर है लखनऊ में, आप देखेंगे वैसे ही दिल्ली में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एल्टीट्यूड मिल जाएगा। अभी आप अपना एल्टीट्यूड देखना चाहते हैं, मोबाइल खोलिए और आराम से अपने जगह अपने लोकेशन का एल्टीट्यूड देख लीजिए, अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ये एल्टीट्यूड होता क्या है, समुद्र तल से, मीन सी लेवल से जो किसी भी पर्टिकुलर जगह की ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। आप देखिए कि इंडिया में एक जगह है कुट्टानाड रीजन, केरला में है, वो जगह समुद्र तल से भी काफी नीचे है। तो मतलब लगभग कुछ एक 2-2.5 मीटर वो समुद्र तल से भी नीचे है, और इसको कहते हैं हम लोवेस्ट रीजन इन इंडिया। कहाँ पड़ता है ये, आपके आलापुजा और कोटायम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बीच में ये कुट्टानाड रीजन पड़ता है, और सबसे लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट एल्टीट्यूड वाली जगह है। 12 हम जानेंगे कि इंडिया कितने कंट्री से अपने लैंड बॉर्डर्स को शेयर करता है। समुद्री बॉर्डर की बात नहीं हो रही है, लैंड बॉर्डर की बात हो रही है। हमारे पास ऑप्शन है A6, B7, C8 और D9। आप यहाँ पे देखते हुए चलिए, हमारा जो सबसे पड़ोसी है और हमसे हमेशा खटपट चलती रहती है वो है पाकिस्तान। तो एक हो गया पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर किया हमने। दूसरा, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान पड़ता है, लेकिन आप ऊपर वाले हिस्से से आएंगे तो देखेंगे यहाँ से अफगानिस्तान की भी सीमा हमारे कंट्री से मिलती है, लगभग कुछ 1 किलोमीटर की। तो 2 हो गया अफगानिस्तान। फिर जैसे ही इस साइड में आते हैं तो पूरा हमारा ये हो गया चाइना, तो ये 3 हो गया। नेपाल
बहुत सारे लोग हमारे मतलब यूपी से भी जाते हैं, बिहार से भी जाते हैं, कुछ एक हमारे वेस्ट बंगाल वाला जो हिस्सा है वहाँ से भी जाते हैं। तो ये बस नेपाल हमारा हो गया 4। फिर भूटान, अभी अभी आपने देखा जब इंडियन आर्मी और चाइनीज रिपब्लिक आर्मी के बीच में काफ़ी स्टैंड ऑफ था सिक्किम वाले हिस्से को लेकर के, तो सिक्किम का कुछ एक हिस्सा जो है और जिस हिस्से को लेके हमारा स्टैंड ऑफ था वो एक्चुअली में भूटान में वो लोग अपने जो चाइनीज़ लोग थे कुछ कर रहे थे। तो हम जैसे ही उस जगह को जाने देते कि चलो भूटान के साथ कर रहा है, हमारा उसमें क्या है, मतलब उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वैसा करते ही हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है जिसको बोलते हैं हम चिकन नेक एरिया, ये खतरे में पड़ जाता। और अगर चाइनीज़ फोर्सेस चाहती तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कट के अलग हो जाता। इसलिए वो वहाँ पे इंडियन आर्मी का स्टैंड ऑफ करना चाइनीज़ के सामने बिल्कुल ही सही था। तो इस तरह से भूटान हो गया। तो एक भूटान से भी हम लैंड बॉर्डर, मतलब 1 2 3 4 5 अभी तक आपने देख लिया। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, 1971 की लड़ाई में हमने पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से हराया। लगभग 90 से 95 हज़ार पाकिस्तानी आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के जितने भी ऑफिसर्स थे सबको जो है सरेंडर करना पड़ा था और वो हमारी जीत थी और बांग्लादेश उस दिन आज़ाद हो गया था। तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश। अभी तक आपने 6 देख लिया। फिर हम जानेंगे कि ये वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं म्यांमार, ये हो गया 7। तो आपने देखा कि एक हो गया हमारा कितना, 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा। तो इस तरह इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो आपका आंसर आपको यहाँ पे या तो पाकिस्तान दिख रहा होगा, इतना लंबा दिख रहा है, या चाइना दिख रहा है। आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या होगा, ये बांग्लादेश जो देखिए पूरी तरह से इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट है और ये वाला हिस्सा है यहाँ से लैंडलॉक्ड है, मतलब, और एक साइड से वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ये खुला हुआ है। तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश से हमारी सबसे बड़ी सीमा मिलती है, दिमाग में बिठा लीजिए। फिर चाइना 2 नंबर पे है, पाकिस्तान से। सबसे कम सीमा जो हमारी मिलती है वो अफगानिस्तान से मिलती है। इंडिया के 92 डिस्ट्रिक्ट और 16 स्टेट्स और 2 यूटी। 2 यूटी मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहले JNK स्टेट हुआ करता था, अभी जो है वो यूटी ऑफ JNK, यूटी ऑफ लद्दाख हो चुका है। तो पाकिस्तान की सीमा दोनों जगहों से मिलती है, इसलिए 2 यूटीज हो गई। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब क्या है, तटीय, ये वो लगभग 7516, मतलब 7516.6 किलोमीटर, मतलब ये जो है वो 13 स्टेट, इंडिया के 13 स्टेट से और कुछ एक यूटी से भी होकर के ये गुजरती है। नेक्स्ट हम जानेंगे 13th क्वेश्चन है हमारा कि विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान। भूटान से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा, सबसे लंबी मिलती हैं। हमारे ऑप्शन ए है आसाम, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है वेस्ट बंगाल। आप जानिए, यहां पे है हमारा भूटान, राइट। तो देखिए इसकी सीमा मिल रही है हमारे सिक्किम, थोड़ा सा ये वेस्ट बंगाल वाले हिस्से से, आसाम वाले हिस्से से, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से से। तो आप जानिए कि ये जो आसाम वाला हिस्सा है उससे मिलती है ये 267 किलोमीटर, 267 किलोमीटर की, अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर की, वेस्ट बंगाल से 183 किलोमीटर की, और सिक्किम से 32 किलोमीटर की। क्वेश्चन क्या था, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान, और ऑप्शन हमारा क्या होगा, आसाम। तो हमारा ऑप्शन सही है ए, आसाम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई मैच हो रहा है दिल्ली में, 10 बजे शुरू होता है, तो लंदन में उस मैच को लोग कितने बजे देखेंगे। बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है और आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे पास ऑप्शन है ए, 4 बजे सुबह में ही। मतलब हमारे यहाँ 10 बजे मैच शुरू होगा और वो 4 बजे ही वहाँ पे वो लोग देखना शुरू कर देंगे, 4 AM लंदन के टाइम से। 4:30 AM, 4:45 AM और डी है 4:50 AM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एंटी मेरिडियन, और जो PM लोग लिखते हैं उसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, राइट।
ध्यान दीजिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में मैच अगर 10 बजे दिन के समय शुरू हो रहा है तो लंदन वालों को 4 बजे सुबह में ही अपने रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा, 4 बजे ही उनको कमेंट्री सुनना शुरू हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ मैच बाद में हो रहा है, कमेंट्री वो पहले सुन रहे हैं। पहले क्वेश्चन पे जाइए, वहां पे मैं जब आपको बता रहा था उस समय मैंने ग्लोब खींच करके मतलब अपने अर्थ का एक स्फीयर बनाया था। चलिए फिर से बना देते हैं। और उस पर मैंने कुछ आड़ी तिरछी लाइनें खींची थी। तो वहाँ पे आप सीधे बोलेंगे हाँ आपने लेटरल लाइंस खींची थी और ये बताया था कि ये बीच वाली इक्वेटर है, ये बीच वाली इक्वेटर है और ऊपर में कहीं कहीं जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ ये कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल, एंटी आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल है। ओके, मैंने वहाँ पे सीधी लाइनें भी खींची थी। इन्हीं सीधी लाइनों को लॉन्गिट्यूडनल लाइन या इन्हीं लाइनों को कहते हैं मेरिडियंस। जो बीच वाली सबसे लाइन है जो 0 डिग्री मेरिडियन की, क्यों, अब कोई गोल है, कैसे आप श्योर करेंगे कि यही 0 डिग्री वाली है? जिस समय ये चीजें तय हुई थी उस समय विश्व के बहुत सारे जगहों पे अंग्रेजों का राज होता था, इसलिए उन्होंने माना कि उनके यहां से जो लाइन होकर गुजरेगी वो उसको कहेंगे ग्रीनविच से, वो होकर गुजरती है ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर उसको कहते हैं वो GMT, और उसी को 0 डिग्री मान लिया गया। चलो भाई उन्होंने मान लिया, तो ये जो लाइन यहां लंदन से होके गुजरी उसको हम कहते हैं GMT, ये 0 डिग्री है। अब हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आते जाएगा, राइट। अब हमारे यहां से इंडिया से जो बीचों बीच होकर के लाइन गुजरती है वो गुजरती है लगभग 87 डिग्री 30 मिनट से, या 87.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा लगभग 330 मिनट्स। 330 मिनट में कितने घंटे हो गए? जैसे ही हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गए हमारे 5 घंटे 30 मिनट। तो जो इंडिया का बोलते हैं GMT से प्लस 530, आपके मोबाइल में आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा, वो ये 530 यहीं से आया है। मतलब कि अगर इंडिया में 10 बजे मैच शुरू हो रहा है तो लंदन चूंकि 0 डिग्री पे है और हम प्लस 530 पे हैं, तो 0 डिग्री पहुंचने के लिए हम इसमें से 10 बजे में से माइनस 530 कर दें, तो 5 घंटे अगर घटेंगे तो 5 बजे ही उनको ट्यून करना पड़ता है, लेकिन 5 घंटे 30 मिनट पहले जो है मतलब हमारी पोजीशन है, इसलिए 5 घंटे 30 मिनट हम घटा देंगे 10 बजे में से, तो ये हो गया 4:30 AM में ही उनको अपने रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि हमारे यहाँ मैच कैसे बाद में हो रहा है लेकिन कमेंट्री लंदन में पहले हो रही है। बिल्कुल नहीं, मतलब कि जब हमारे यहाँ मैच हो रहा है तब वहाँ पे सुबह के 4:30 बजे ही हुए हैं। तो ये था। हम जानेंगे 15th वर्ल्ड। द वर्ड मंगल इज यूज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। मंगल शब्द का यूज किस तरह के वनस्पतियों के लिए होता है? A एक्वेटिक प्लांट, B एल्गल बूम्स, C मैंग्रोव्स, और D है जितने भी भूमध्य सागरीय फॉरेस्ट हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास के जो फॉरेस्ट वुडलैंड हैं या स्क्रब हैं उनके लिए यूज होता है। इस तरह का देखिए जो मंगल यूज होता है वो इस तरह के प्लांट्स के लिए यूज होता है। अगर आप में से कुछ एक कभी समुद्र के किनारे पे गए हैं अगल बगल वाले एरिए पे, तो वहां पे आप पाएंगे कि एक स्पेशल प्रकार के पौधे होते हैं जिनके जड़ बहुत जो है कुछ अंदर तक या मतलब तटों पे ये होते हैं, वो पानी में डूबे रहते हैं, समुद्री पानी में। उनको हम कहते हैं मैनग्रोव्स। ये मैनग्रोव्स इतने अच्छे होते हैं कि ये वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींच लेते हैं, बाहर से कार्बन को खींच करके अपने पास रखते हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही अच्छे हैं और तटीय इलाकों में ही मिलते हैं और इन्हीं को मंगल कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 15 का C सही होगा, मंगल। फिर हम जानेंगे कि एक बबली प्रोजेक्ट है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो बबली प्रोजेक्ट बैरेज जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है, किस रिवर पे बनाया है? हमें बस ऑप्शन है A भीमा रिवर, B कृष्णा रिवर, C गोदावरी रिवर और D पेन गंगा रिवर। तो मैं आपको पहले बताऊं कंट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट कहा गया इसको, और कंट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट किस पे बना है? C गोदावरी।
अब थोड़ा नहीं भूलने के लिए इसकी कंट्रोवर्शियल वाली बात भी जान लीजिए। तो ये हो गया सी गोदावरी रिवर पे ये बना है। क्या हुआ कि 1975 में ही उस समय के आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बीच में झगड़ा शुरू हो गया। वहाँ पे बाहुबली और बाद में चल के यही बाहुबली जो है वो बबली प्रोजेक्ट बन गया। 2013 में मतलब ये झगड़ा चलता ही रहा कि अब गोदावरी रिवर का जो पानी है वो ये वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको यूज़ करना चाहती थी अपने स्टेट्स में। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई लगभग 60 TMCQ 60,000 मिलियन क्यूबिक जो है क्यूबिक मीटर्स उतना पानी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। और तो अभी जब बाद में ये बातें सारी हो रही थी तो उस समय काफ़ी लेट मतलब ये वाला हिस्सा जो बबली प्रोजेक्ट वाला हिस्सा है और जिसको गोदावरी नदी से यहाँ पे पानी मिला था वो तेलंगाना का, मतलब अब झगड़ा तेलंगाना का हो गया, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है हमारे महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच का। और किस नदी पे बना है? गोदावरी रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सतमाला हिल नीचे दिए गए किन राज्यों में सिचुएटेड है या है? हमारे पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। सतमाला डिस्ट्रिक्ट जानिए, ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरता है सतमाला हिल्स। और ये सह्याद्री रेंज जो है, सह्याद्री रेंज नासिक के अंदर से होकर के जाती है और उसका हिस्सा है सतमाला हिल्स। आप देख रहे हैं कि लगभग ये जो पहाड़ मिलेंगे आपको हिल्स, इनको हिल्स तो कह रहे हैं लेकिन ये काफ़ी पुराने जो कि नीचे वाले हिस्सों के ये पहाड़ हैं। और पठारी मतलब ये पठारों टाइप हैं क्योंकि ऊपर ऊपर से घिस गए हैं, काफ़ी पुराने पहाड़ हैं, हमारे हिमालय रेंज की तरह नहीं है जो जीवित पहाड़ टाइप के हों। तो ये कहाँ से होकर गुजरते हैं? नासिक से। और नासिक कहाँ, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र सही होगा। फिर हम जानेंगे 18th, what is the approximate ratio of parts of Indian coast belonging to Peninsular India to that belonging to the Andaman, Nicobar and Lakshadweep Islands? ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम पेनिनसुलर इंडिया का जो कोस्ट लाइन देखें, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के तट देखें, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के समुद्र के तट देखें, तो इन दोनों का रेशियो क्या है? ऑप्शन ए है 2:1 का, बी है 2.5:1 का, सी है 3:1 का और डी है 3.5:1 का। देखिए भारत में टोटल हमने काफ़ी पहले देखा कि जो टोटल कोस्ट लाइन है मतलब भारत के टोटल तट, अब पेनिनसुलर इंडिया क्यों किसको कह रहे हैं? देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भारत बनाऊँ, काफ़ी बेहतर मैं नहीं बना रहा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अगर मैं भारत बनाऊँ, काफ़ी बेहतर नहीं बना, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा हो गया इसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर इंडिया। तो जो पेनिनसुलर इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे हो गए हमारे अंडमान निकोबार और यहाँ पे हो गए लक्षद्वीप। तो दोनों के जो तटों की लंबाई है उसमें कितना डिफरेंस है? तो पेनिनसुलर इंडिया के जो तट हैं वो 5423 किलोमीटर के हैं। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के जो टोटल मतलब ये सारे तट जितने भी आइलैंड्स हैं इनके तटों को आप गिन लीजिए तो ये लगभग 2094 है। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे 5423 को 2094 से तो लगभग 2.59 ये होगा, मतलब हमारा ऑप्शन 2.5:1 है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो है वो इंडिया के किस स्टेट से होकर के म्यांमार को कनेक्ट करती है? तो किस स्टेट के बीच में है? आप जानिए कि हमारे पास ऑप्शन है ए आसाम, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी नागालैंड। आप देखिए इंडिया म्यांमार का जो फ्रेंडशिप रोड है, म्यांमार यूजुअली हमारे नॉर्थ ईस्ट से ही लगता है, तो ऑफ कोर्स और यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं हमारे आसाम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड से हैं। हमारा जो म्यांमार है वो खासकर नीचे वाले ही हिस्सों में है, मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? और नीचे में हमने देखा था जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही थी वो तो हमारे त्रिपुरा और नीचे वाले हिस्से से होकर के वो गुजर रही थी, तो वहीं पे हमारा है मणिपुर। मतलब कि जो इंडिया म्यांमार के फ्रेंडशिप रोड है वो इंडिया में मणिपुर से और दूसरे साइड में आपके म्यांमार से वहाँ पे कनेक्ट करती है। और म्यांमार में कौन सी है? इसको बोलते हैं तामू कलेवा
कलमेऊ टीके रोड बोलते हैं, ये म्यांमार से होकर के आती है और मोरे है ये हमारे मणिपुर में, वहाँ से कनेक्ट करती है। लगभग 160 किलोमीटर की लंबी रोड है ये। म्यांमार हमारा इंडिया का बहुत ही अच्छा मतलब फ्रेंड है। अब हम 20th क्वेश्चन देखेंगे। जो सिल्वी कल्चर वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ए है ऑप्शन सिल्क वॉर्म्स के कल्टीवेशन के लिए, रेशम की जो खेती होती है उसके लिए, टेक्सटाइल क्रॉप्स जितने भी हमारे कपड़े बनाने वाले क्रॉप्स हैं अगर उनका कल्टीवेशन आप करते हैं तो उसके लिए, सी फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, और डी कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर के लिए, लकड़ियों का जो कल्टीवेशन करते हैं उसके लिए, उसकी जो फसल या फिर जैसे ही आप उगाते हैं उसके लिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर बिल्कुल ही ध्यान से इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए में से जो गलत है उसको आपको चुनना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है और इनमें से जो गलत है वो कौन सा है। सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकास लेक कनेक्टेड टू मानसरोवर लेक। जो सतलज नदी है वो राकास लेक जो कि मानसरोवर झील से होकर के कनेक्टेड है, वहां से सतलज नदी हमारी निकलती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। रावी की बात हो रही है यहाँ पे। रावी हिमालय में रोहतांग पास से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, ये भी सही है। झेलम जो है वो कश्मीर के साउथ ईस्टर्न में, जो नीचे वाला कश्मीर है और जो इस साइड वाला हिस्सा है, मतलब जो वहाँ पे ये हमने बनाया है कश्मीर, तो यहाँ से जो है हमारी झेलम निकलती है। तो यहाँ से चूंकि निकलती है झेलम, ये भी हमारा सही है। चिनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स चंद्रा एंड ब्यास। तो ये ऑप्शन गलत है, चंद्रा और ब्यास नहीं। चिनाब को हम अधिकतर जगहों पे चंद्रभागा भी कहते हैं, तो इसमें ब्यास ऑप्शन ये सही नहीं है, इसलिए डी जो है वो हमारा गलत आंसर है। पिक द रॉन्ग वन आउट। नेक्स्ट हम चलेंगे, डंकन पास किन किन जगहों को सेपरेट करता है? हमें पास ऑप्शन है रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान को, बी है अंडमान और निकोबार को, सी है नॉर्थ और साउथ अंडमान को, डी है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो हर एक जगह अंडमान है, इसका मतलब बात हो रही है डंकन पैसेज कहीं अंडमान के पास ही होगा। डंकन पैसेज के पहले आप थोड़ा सा हम देखें, जो भारत के पूर्वी साइड में, मतलब कि इधर तमिलनाडु के और इस वाले साइड में अगर आप आए, बे ऑफ बंगाल की मैं बात बोल रहा हूँ, तो अगर उस साइड में अगर आप आए तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न साइड में ये पूरे आइलैंडों का एक समूह मिलता है। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, इसको पूरे वाले हिस्से को हम बोलते हैं अंडमान, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस हिस्से को बोलते हैं हम निकोबार, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं अंडमान निकोबार। इन दोनों को के बीच से 10 डिग्री चैनल होके जाता है। 10 डिग्री चैनल क्या है? तो एक ऐसी जगह होती है, मतलब छोटे छोटे लैंड्स के बीच में वाटर बॉडी होती है जो कि बड़े वाटर बॉडी से जोड़ती है। ओके, तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री क्या है? 0 डिग्री से इक्वेटर गुजरता है। यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात हो रही है। 6 डिग्री 48 मिनट में हम जाना था, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था, तो यहाँ पे 10 डिग्री की बात हो रही है। तो 10 डिग्री चैनल से जो है वो अंडमान और निकोबार को बांटता है। ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको दिमाग में रखिएगा, बाद में कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम जानेंगे ऊपर वाला हिस्सा, हमारा अंडमान की बात हो रही है। तो ऊपर वाले हिस्से में ये पूरा वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम ग्रेट अंडमान, और उसके बाद से यहां पे है लिटिल अंडमान। तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को जो अलग करता है वो अलग करता है, यहां पे आप देखेंगे एक डंकन पास, यहीं पे हमारा एक रटलैंड आइलैंड है। यहां थोड़ा सा इस साइड में जाइएगा तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे सेंटिनलीज होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है रटलैंड आइलैंड, और नीचे वाला हो गया लिटिल अंडमान। यहां से होकर के डंकन पैसेज गुजरता है, डंकन पैसेज। तो आपने जाना कि सही ऑप्शन आपका हुआ है रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान से होकर के गुजरता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम ग्रेट अंडमान, जो कि बड़ा है, नीचे वाला लिटिल अंडमान,
और ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है आपका रटलैंड आइलैंड, और यहीं रटलैंड आइलैंड और नीचे लिटिल अंडमान से होकर गुजरता है हमारा डंकन पास, डंकन पैसेज। 24th हम देखेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर थोरियम इज फाउंड इन गुड क्वांटिटीज। भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है? ऑप्शन ए है केरला आंध्र प्रदेश, बी है केरला तमिलनाडु, सी है केरला राजस्थान, डी है केरला और उड़ीसा। थोरियम जानिए क्या होता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब रेडियो एक्टिव मैटर जो ये है वो खासकर आप पाएंगे कि हमारे केरला और राजस्थान में मिलता है। यूज कहाँ पे होता है? जितने भी हमारे न्यूक्लियर वो बनते हैं रिएक्टर्स, वहाँ से बिजली पैदा करने के लिए थोरियम और यूरेनियम की ज़रूरत होती है। और यूरेनियम जो है जो लो क्वालिटी का है, उसको थोरियम के साथ मिला के थोड़ा सा इनरीच करते हैं, उसके बाद उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो केरला और राजस्थान में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। Which among the following has been identified for maximum potential of tidal power in India? भारत में कौन सी दी गई जगहें जहां से बहुत ज़्यादा टाइड्स आती हैं और उन टाइड्स का अगर हम यूज़ करें तो उसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वहाँ पे टाइड से बिजली पैदा की जा सकती है। हमारे पास ऑप्शन है ए गल्फ ऑफ कैम्बे, बी गल्फ ऑफ कच्छ, सी सुंदरबन और डी हो गया हमारा पाल्क स्टेट। इन सभी जगहों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। गल्फ और कैम्बे जो है ये भारत का ये वाला गुजरात वाला हिस्सा देखते हैं तो जो नीचे वाले से लगता है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ कंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे। जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम रन ऑफ कच्छ या फिर आप बोल सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। सुंदरबन, सभी को पता है कि सुंदरबन डेल्टा है और जहाँ पे हमारी गंगा नदी और कई सारी नदियाँ वहाँ पे हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो वहाँ पे सुंदरबन है, तो वहाँ पे। और डी है पाल्क स्टेट, खासकर हमारे आपके भारत के नीचे वाले से तमिलनाडु और जो श्रीलंका वाला हिस्सा है यहाँ पे, वहाँ पे बीच से ये पार्क स्टेट है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता है? वो है गल्फ ऑफ कैम्बे, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट हम चलेंगे 26। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? ऑप्शन ए है नॉर्थ अंडमान, बी है साउथ अंडमान, सी है मिडिल अंडमान, डी है नन ऑफ द अबव। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था डंकन पैसेज कहाँ से होकर गुजरता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेट अंडमान जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे लिटिल अंडमान है, उसके बीच में एक रटलैंड आइलैंड है। तो रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान से बीच से होकर जाता है डंकन पैसेज, और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर से यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, पोर्ट ब्लेयर की बात हो रही है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, और जो अंडमान निकोबार है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? यहाँ पे है, नीचे वाले हिस्से में है। तो अगर ये ग्रेट अंडमान है तो ऊपर में आप जानते हैं, अगर आप कोई भी मैप देखते हैं, ऊपर वाला हिस्सा हमारा नॉर्थ होता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है, बीच वाला हिस्सा होता है मिडिल। तो आप ध्यान से देख लीजिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। बिल्कुल नहीं, देखने में आपको नीचे साइड में लग रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी साउथ अंडमान। अब हम चलते हैं 27। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन टॉरिड जोन? ओके, थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको बता रहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे मैंने टॉरिड जोन का नाम लिया था, फिर बोला था ओके चलिए इसको ट्रॉपिकल जोन कह लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता था टॉरिड जोन क्या होता है। ओके, अब हम जानेंगे कि इंडिया की कौन सी सिटीज़ टॉरिड जोन के अंदर फॉल नहीं करती हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मुंबई, सी बांसवाड़ा, डी जयपुर। तो टॉरिड जोन अब कौन सी चीज़ आ गई? मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर, जो 23.5 डिग्री जो
नॉर्थ है, मतलब ऊपर नॉर्थ पोल्स वाले साइड में जाइएगा तो नॉर्थ पोल पे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 करके आप जाएंगे तो 23.5 पे हमारा पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे लिखा है। नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसा क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। अभी इसको ट्रॉपिकल जोन कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये पूरी अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, ऐसी नहीं है, अपने एक्सिस पे ये टिल्टेड है 23.5 पे। इसकी वजह से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये पूरे ट्रॉपिकल जोन हो गए, यहाँ पे सूरज की बिल्कुल ही लंबवत किरणें पड़ती रहती हैं और बाकी जगहों पे स्लैंट किरणें पड़ती हैं। और जो ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो बहुत दिनों तक 6-6 महीने तक किरणें पड़ती ही नहीं है, पड़ती भी हैं तो स्लैंट किरणें, तिरछी किरणें पड़ती हैं। अब देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर को मैंने ट्रॉपिकल जोन कहा था, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। क्यों ज़्यादा पड़ेगी कि सूरज की सीधी किरणें पड़ती रहेंगी। सूरज की सीधी किरणों की पड़ने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इन जगहों पे काफ़ी उमस रहती है, खूब बारिश होती है और गर्मी पड़ने की वजह से इस एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं। जहाँ पे स्लैंट किरणें पड़ती हैं उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। ऊपर वाले नॉर्दर्न वाले साइड में नॉर्थ टेम्परेट, नीचे वाले साइड में साउथ टेम्परेट, और लास्ट वालों को जो साउथ पोल के पास है उसको साउथ फ्रिजिड और ऊपर जो है उसको नॉर्थ फ्रिजिड। अब जानिए इंडिया से हमने पहले जाना था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है, तो जहाँ से लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो के गुजरेगी वहाँ पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हिस्सा हमारा लास्ट हो गया। अब उसके अंदर में जो भी सिटीज़ आ रही हैं, मतलब यहाँ 0 डिग्री मान लीजिए इक्वेटर से लेकर के इस बीच में जो भी सिटीज़ आएंगी वो होंगी हमारे टॉरिड जोन में। देखिए चेन्नई यहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है चेन्नई, बिल्कुल ही टॉरिड जोन में है। फिर मुंबई की बात हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी यहाँ इसके नीचे है इस वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो हमारी मुंबई भी है। सी बांसवाड़ा की बात हो रही है, राजस्थान का कुछ एक हिस्सा जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा भी सही है। जयपुर जो है वो इधर दिल्ली उल्ली के आसपास पड़ता है, लगभग 200 250 300 किलोमीटर, तो ऊपर ये जो है टेम्परेट जोन में आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, डी जयपुर। जयपुर जो है टॉरिड जोन में नहीं आता है। ऑप्शन अब हम 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है कि द सेम टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन जनरली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया विच रिजेंबल्स द लैडांग पैटर्न ऑफ इंडोनेशिया। जानिए कि इंडोनेशिया में एक लैडांग पैटर्न की खेती होती है। भारत में इस टाइप की खेती कहाँ पे होती है? अब जानिए सबसे पहले इंडोनेशिया में लदांग पैटर्न क्या है। लदांग पैटर्न में इंडोनेशिया वाले क्या करते हैं, हिल्स में जो भी रहते हैं वो एक जगह के फॉरेस्ट को काटते हैं, वहाँ पे एरिया को क्लीन करते हैं, वहाँ पे अपना कल्टीवेशन या फिर जो भी अपना प्रोड्यूस उगाते हैं। जब धीरे धीरे वहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्रॉप्स बहुत अच्छे नहीं होते, तो उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे ये मूव कर जाते हैं। जब दूसरे जगह पे ये मूव कर जाते हैं फिर वहाँ पे जाके फिर से जंगल काटते हैं। भारत में ये सारी चीज़ें खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले हिस्से में ये होती हैं, ये वाले हिस्से में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही जो कई एक लोग हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम की खेती, कल्टीवेशन या फिर झूम की खेती, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट हम जानेंगे 29 फरक्का बैरेज। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा इशू है, वो किस नदी के पानी के बंटवारे के बारे में ये है। ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्रा, सी है तीस्ता और डी है दामोदर। आप जानिए कि भारत से जो गंगा, जो खासकर यहाँ गंगोत्री में निकलती है, उसके बाद से गंगा के मैदान से होकर के ये निकलती है और उसमें साइड साइड से कई सारी नदियाँ जो हैं उसमें ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे ये देखिए कई सारी नदियाँ ज्वाइन करती हैं और वो लास्ट में वेस्ट बंगाल में आकर के फिर बांग्लादेश में एंटर करती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब गंगा का पानी जो है यहीं पे
हमारा वेस्ट बंगाल में ही गंगा के पानी को फरक्का के पास से कलकत्ता साइड में, मतलब हुगली वाले साइड में, हुगली नदी के साथ भेज दिया जाता है ताकि कलकत्ता को थोड़ा फ्रेश वाटर सप्लाई मिल सके। अब यहां से चूंकि पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है तो गंगा जो कि बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम हो जाता है यहाँ पे पद्मा। ब्रह्मपुत्रा वाली जो नदी मिलती है उसके साथ इसका जो नाम हो जाता है पद्मा, मतलब दोनों ये नदियों का, और लास्ट में ये जब दोनों मिल जाएंगी उसके बाद जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगे। तो बांग्लादेश कहता है कि चूंकि फरक्का बैरेज से पानी को, आपने गंगा के पानी को डाइवर्ट करके कलकत्ता को पानी दे दिया, इसलिए जो भी गंगा का पानी तो वैसा का वैसा है, लेकिन जो पानी बांग्लादेश में जाएगा वो पानी होगा खारा है, बहुत ही खारा होगा। क्यों खारा होगा? क्योंकि ये पानी यहाँ गंगोत्री से चल करके पूरे गंगा के मैदान में घूमते हुए आ रहा है, हर एक जगह के नीचे से मिनरल्स और ये को उठा के, गंदगी को उठाते ला रहा है। इसलिए जो भी इसकी मतलब बे ऑफ बंगाल तक पहुँचते पहुँचते ये पानी जो है खारा हो जाता है। तो इसलिए बांग्लादेश कहता है कि ये फरक्का बैरेज जो है उसके लिए, मतलब वहाँ पे चूंकि गंगा के पानी को डाइवर्ट कर देते हैं इसलिए उसको खारा पानी ये मिलता है और उसकी खेती खराब हो जाती है। तो सही ऑप्शन है हमारा ए, गंगा। फरक्का बैरेज गंगा पे है। अब हम 30, हीराकुड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए है रिहांद, बी है महानदी, सी है सुबर्णरेखा और डी है भार्गवी। सही आंसर होगा हीराकुड डैम जो है वो महानदी नदी पे स्थित है। 31 चलेंगे। भारत के किस स्टेट या यूटी में सबसे अच्छा सैफरन की खेती होती है? अब सैफरन कहते हैं केसर को। केसर का नाम याद आते ही हमारे दिमाग में एक ही जगह पे आती है, जम्मू कश्मीर। यहीं पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए है सिक्किम, बी है आसाम, सी है जम्मू कश्मीर और डी है मेघालय। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सही आंसर होगा। जहाँ पे सबसे अच्छा सैफरन होता है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और ये अभी यूनियन टेरिटरी है। सैफरन होता क्या, ये फूल देख रहे हैं, फूल के बीच में जो बीच वाला हिस्सा ये येलो येलो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं सैफरन। कलर के लिए बेस्ट माना जाता है और इसकी महक भी बहुत ही अच्छी होती है। और ये जो है खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में भी पैम्पापोर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो सैफरन है बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। द चैनल दैट सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड एंड मलिक्यू अटॉल इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग? चलिए, कि जो भी लक्षद्वीप आइलैंड को और मालिक्यू अटोल को अलग करता है जो चैनल, उसको किस नाम से जानते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ए 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये अंडमान और निकोबार जो कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया है उसके जो ईस्टर्न साइड में हिस्से हैं उसको अलग करता है। तो ये ऑप्शन तो यहीं गलत हो गया। बी है 9 डिग्री चैनल, सी है कोको चैनल और डी है कार्दिवा चैनल। सही आंसर आपका होगा बी 9 डिग्री चैनल। अब हम जानेंगे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है तो अभी तक आप भारत की जनसंख्या कुछ भी कर लीजिए, 130 करोड़ कर लीजिए, लेकिन ये खाली एक एस्टिमेशन है। भारत की जनसंख्या 2011 का ही जनगणना हुआ है, उसी के हिसाब से लेंगे 1.21 बिलियन, 121 करोड़ के करीब है। अब यहाँ पे मैंने जो ये लगाया है, यहाँ पे दिया है, ये भारत के जितने भी आपके स्टेट्स हैं, यूटीज़ तो छोटे ही होंगे तो यूटीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो जितने भी स्टेट हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या, उनका एरिया और उनकी डेंसिटी। अब डेंसिटी कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि कहीं की जनगणना अधिक है उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, मतलब द एरिया ऑफ द स्टेट जो है, हमारे एरिया जो है इसमें मुख्य है, मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को हम डिवाइड करते हैं एरिया से, तब जाके हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलता है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो लगभग सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन
आप देखेंगे 828 किलोमीटर स्क्वायर ही पॉपुलेशन डेंसिटी है। नंबर 1 पे कौन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। और ये है, अगर इसको हम आगे ट्रेस करें तो ये बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर 1102 लोग थे और बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सही आंसर हमारा बिहार होगा, बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस रबर इन लार्ज क्वांटिटीज। भारत के किन राज्यों में से जो कि नीचे दिए गए हैं रबर जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप देखिए, ऑप्शन है हमारा ए आसाम, बी केरला, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटका। रबर की कई सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रबर जो है एक पेड़ से निकलता है। पेड़ों में क्या करते हैं, ऐसे लकीर टाइप का लोग काट देते हैं, वहाँ पे नीचे कुछ बांध देते हैं और वहाँ पे जहाँ से वो गिरने वाला होगा वहाँ पे एक डंडी लगा करके, ताकि वो उस कंटेनर के अंदर ही गिरे, और जब वो इकट्ठा होता है उसी को हम रबर कहते हैं। रबर जो है भारत में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे केरला में होता है। जितना भी रबर प्रोडक्शन है उसका लगभग 90% हिस्सा केरला में पैदा होता है। और इस केरला के अंदर 5.45 लाख हेक्टेयर्स एरिया में जो है वो रबर ही उगाया जाता है। बाकी थोड़ा बहुत रबर जो है वो कहाँ कहाँ होता है, तमिलनाडु में थोड़ा सा हो जाएगा और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में होगा। तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा रबर प्रोडक्शन वाला अगर कोई स्टेट है तो वो है केरला, बी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। भारत के किस पोर्ट को, जो कि नीचे दिए गए हैं, उसको पार्टीशन का बच्चा भी कहते हैं, पार्टीशन। देखिए, ऑप्शन ए है हमारा पारादीप, बी है कोलकाता, सी है कांडला और डी है हल्दिया। कि ये सभी पोर्ट हैं। पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे भी बड़े बड़े पानी के जहाज आकर रुकते हैं और वहाँ से उनका कार्गो जो है उसमें डाला जाता है ताकि दूसरे जगहों पे जाए, या फिर दूसरे जगहों से आया है तो वहाँ पे उतारा जाता है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्स। अब यहाँ पे पोर्ट तो आप समझ गए। चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहने का मतलब क्या है, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और जब ये आज़ाद हुआ तो इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 हाफ्स हो गए। ये है हमारा देश। जब इसके ये 2 टुकड़े हो गए तो यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान बना और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अभी बांग्लादेश बन गया, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान बना, तो भारत का जो वेस्टर्न साइड का कोस्ट है वो था कराची में। अब कराची तो चला गया पाकिस्तान में। अब हमारे पास ऐसा कुछ वेस्टर्न कोस्ट नहीं था जहाँ से ये पूरा सामान भारत का इस हिस्से का यहाँ से ले जाते, क्योंकि कराची पाकिस्तान में चला गया था। अब ज़रूरत पड़ी कि भारत के अपने वेस्टर्न साइड में कोई पोर्ट बनाया जाए। तो महाराजा खंगरेजी पोर्ट ट्रस्ट जो है, या जिसको कि हम कांडला पोर्ट कहते हैं, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, ये 1950 में बनना शुरू हुआ और वहीं से जाकर के जो हमारा वेस्टर्न इंडिया में जो गुजरात में है वहाँ पे एक कांडला पोर्ट बनाया गया और हमारे कराची वाले पोर्ट की भरपाई हो पाई, इसलिए इसको हम चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया। भारत के किन राज्यों में, जो कि नीचे दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा रॉ सिल्क होता है। सिल्क का कपड़ा आप सभी जानते हैं। तो रॉ सिल्क का मतलब होता है कि ये थोड़ा थोड़ा भींगा रहेगा और जब इसको प्रोडक्शन करना होगा, मतलब जब साड़ी वाड़ी या सिल्क का कोई चीज़ बनाना होगा, मतलब लास्ट प्रोड्यूस बनाना होगा, तभी उसको धुलते हैं। तो यहाँ पे रॉ सिल्क कहते हैं उसको। तो किस स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा मिलेगा? ऑप्शन ए है बिहार, बी आसाम, सी वेस्ट बंगाल और डी कर्नाटका। सही आंसर है डी कर्नाटका। कर्नाटका में पूरे कंट्री का लगभग 60% सिल्क जो होता है वो कर्नाटका में मिलता है। 37 हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे पास ऑप्शन है ए भील, बी है मीना, सी है गोंड, डी सहरिया। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है जो 4 दिए गए हैं? अब जनजाति मैंने आपको बोला तो दिमाग में आपका आना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
भारत में टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं 705, 705 में सिर्फ 4 दी गई है, लेकिन ये जो 4 जो हैं वो इसमें से एक जो है सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। अब जनजातियां जो हैं भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 8.6% ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब आप समझिए तो लगभग आपके एक मतलब 13 करोड़ के आसपास। भील जो है मतलब उस समय काफ़ी ज़्यादा इनकी संख्या थी और भील ही लगभग 50 लाख के आसपास थे भील। तो भीलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में ट्राइब्स में। नेक्स्ट हम जानेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। बिल्कुल नहीं, देखिए कि भारत के नीचे दिए गए किन राज्यों में सबसे बड़ा तट है। ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही आंसर होगा किसी राज्य की जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। उसके बाद हम चलते हैं 39। लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत में ब्रेकिश का मतलब होता है खारा पानी या नून छार पानी, तो ब्रेकिश का मतलब खारा। तो खारे पानी की लगून जो है एशिया में सबसे बड़ी किस राज्य में है। ओके, अब ध्यान दीजिए, लगून का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़े वाटर बॉडी से, जैसे ये वाटर बॉडी बहुत मतलब कोई सी है, उससे कुछ एक हिस्सा सिल्टिंग की वजह से अलग हो जाए। सिल्टिंग क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो गाद आती है या अगल बगल नदियों से जो पानी आता है वो क्या करेगा कि उस समुद्र के कुछ हिस्से को मेन समुद्र से काट देगा और यहाँ पे छिछले पानी का एक बन जाएगा अलग से, इसी को हम कहते हैं लगून। अब चूंकि ये समुद्र से हिस्सा ये कटा है इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है, इसका भी पानी खारा होगा, मतलब ब्रेकिश होता है। और ये कौन सा है, चिल्का झील है। और चिल्का वहाँ पे आप जानते हैं इंडियन नेवी का ट्रेनिंग भी होता है और काफ़ी मतलब वैसी जगह है, तो चिल्का नाम है ये और उड़ीसा में है चिल्का। 40 हम देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट इन हिमालयन रेंज। कि नीचे दिए में से कौन से पीक जो है, पीक का मतलब चोटी, हिमालय रेंज के नहीं है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें से ये नहीं है। ऑप्शन ए है K2, बी है कंचनजंगा, सी है नंगा पर्वत और डी है चोओयू। ध्यान दीजिए कि K2 का मतलब 2 बार K है और 2 बार K का मतलब होता है काराकोरम रेंज। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 गार्डविन ऑस्टिन। ये हमारा है, भले ही कुछ और देश जो है इसके ऊपर क्लेम करते हैं कि हमारा है, लेकिन K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत का है। और K2 मतलब ये काराकोरम रेंज का है और काराकोरम हिमालय ट्रांस हिमालय है, मतलब सबसे हिमालय भी पार हो गया उसके बाद से जो पर्वत श्रेणियां हैं उसका है, मतलब काराकोरम पर्वत रेंज का ये हिस्सा है, इसलिए K2 जो है हिमालय रेंज का नहीं है। 41 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूटी इज द लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू इंडियाज 2011 सेंसस। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत के कौन सा स्टेट या कौन से यूटी की जनसंख्या सबसे कम है। हमारे पास ऑप्शन है ए दमन दीव, बी सिक्किम, सी लक्षद्वीप और डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए दमन दीव और लक्षद्वीप, इसमें जो दो हैं ये हैं यूटी, ये भी यूटी और ये दोनों हो गए हमारे स्टेट। आपको एक नज़र के लिए या तो दमन दीव या सिक्किम लगेगा, लेकिन आप जानिए कि लक्षद्वीप जो है वो काफ़ी बड़ा है और लगभग छोटे छोटे उसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, मतलब गिनती के लगभग 400-500 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे लोग ही नहीं रहते। और जो लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन है उसके 95% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है टोटल पॉपुलेशन के, इसलिए लक्षद्वीप जो है वो लीस्ट पॉपुलस सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट या यूटी है। अब हम चलेंगे 42 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड श्रिंक व्हेन इट ड्राइज। मतलब कौन सी मृदा, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी या मृदा, जब सूखती है तो सूखने के बाद फट जाती है, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े
हिस्सों में वो टूट जाएगी। तो अगर आप में से कुछ देहाती क्षेत्रों में के रहने वाले हैं, किसी तालाब उलाब के पास गए हैं, अगर उसका पानी सूख गया तो आप देख के बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझ जाएंगे कि जब उसका पानी सूखेगा तो नीचे का जब ये कटेगा तो आपको वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के वो दिखेंगे कि हर एक जगह से ज़मीन फट गई है और इस टाइप से हो गया है। और उस मृदा का नाम होता है ब्लैक क्ले सॉइल। मतलब कि काली मिट्टी जो होती है वो सूखने के बाद फट जाती है, सिकुड़ती है, उसके बाद फट जाती है। 43 देखेंगे, मिनरल्स आर डिपोजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। देखिए हमारे पास कई सारे रॉक्स होते हैं, कई सारे मिनरल जो होते हैं वो धीरे 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 करके और कई मतलब तहों में किसी रॉक के अंदर जमा हो जाते हैं। तो जो रॉक एक के ऊपर एक के ऊपर एक तह बनने से ही जो बनती है उसी में ये होंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, सेडिमेंट्री, बी मेटामॉर्फिक, सी इग्नियस और डी इनमें से कोई नहीं। सेडिमेंट्री का मतलब ही होता है कि सेडिमेंट्स आए ये पतले पतले और यहाँ पे जमा हो गए, उसके बाद इसके ऊपर सेडिमेंट्स आए और जमा हो गए, उसके बाद ऊपर आए, मतलब कि ये स्ट्रेटा एक बनता जाएगा, एक लेयर। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर बनती जाएगी और ये सेडिमेंट जो है बालू वालू आकर के और इनके साथ मिनरल्स आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही हमारा सही आंसर है। मेटामॉर्फिक मतलब कि ऐसा कोई रॉक जो या तो सेडिमेंट्री हो या फिर दूसरा हो, वो क्या होगा कि काफ़ी दिनों तक अगर प्रेशर के अंदर रह जाए, टेम्परेचर के अंदर रह जाए तो धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है और वो मेटामॉर्फिक हो जाता है। इग्नियस जो लावा के निकलने से और उनके जमने की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। सही आंसर हमारा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। लेयर्स में उसमें मिनरल डिपॉजिट होते हैं। 47 हम देखेंगे। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज सोरा ऑफ बंगाल। किस नदी को, जो नीचे दी गई हैं, उनको बंगाल का शोक कहते हैं। बहुत ही सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए गंडक, बी कोसी, सी सोन और डी दामोदर। तो बंगाल का शोक जो है कोसी को कहते हैं। शोक का मतलब दुख होता है। दुख का मतलब कि जब भी कोसी में पानी बढ़ेगा बंगाल के ज्यादातर हिस्से डूब जाते हैं। फिर हम देखेंगे 45 वेयर डज द पाक स्ट्रेट लाइज। अब पाक स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चैनल क्या होते हैं, चैनल यूजुअली दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ते हैं, वैसे ही स्ट्रेट जो होते हैं दो बड़े लैंड मास को जोड़ते हैं। तो जो दो बड़े लैंड मास कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है ए श्रीलंका और मालदीव, बी इंडिया और श्रीलंका, सी इंडिया और मालदीव और डी बोथ ए एंड बी। ध्यान दीजिए, श्रीलंका और मालदीव की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये हमारा इंडिया हो गया, मान लीजिए, मैं ऐसे मोटा मोटी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा श्रीलंका है और मालदीव कहीं इधर है, तो ये होने का चांस ही नहीं है क्योंकि इसके बीच में। दूसरा इंडिया और मालदीव, तो इसके बीच से पाक स्ट्रेट नहीं जाता है और यहाँ पे बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, जो इंडिया में जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है और ये श्रीलंका वाला हिस्सा, इसके बीच से होकर के हमारा पार्क स्ट्रेट जाता है, पार्क स्ट्रेट। तो दो बड़े लैंड मास से होकर के जो भी मतलब पानी वाली जगह जाती है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी है। ऑप्शन ए है अरावली, बी है वेस्टर्न घाट्स, सी है हिमालय और डी है बोथ ए एंड सी। देखिए अरावली माउंटेन कहाँ है, यूजुअली राजस्थान वाले हिस्सों में पाया जाता है अरावली पहले, और इसी की वजह से अरावली माउंटेन होने के बावजूद भी जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, SW मानसून की मैं बात बोल रहा हूँ, तो ये जब मानसून जब भारत में आता है तो अरावली लगभग मानसून के मतलब उसी, अगर ये मानसून के इस साइड में होता और मानसून इससे होते तब जा कर के बारिश हो सकती थी राजस्थान में, लेकिन अरावली इसके पैरेलल पड़ जाता है, ऐसे पड़ जाता है तो इसके ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। अरावली इतना पुराना है कि उसके ऊपर की चोटियां लगभग फ्लैट हो चुकी हैं, मतलब कि हवाओं के बहने की वजह से, मृदा अपरदन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। यही दर्शाता है कि अरावली काफ़ी पुराना है, तो अरावली को हम एक ऑप्शन मान के चलते हैं।
हिमालय जान लीजिए अभी तक की सबसे भारत में नई पर्वत श्रृंखला है, और धीरे धीरे जो हमारा जो इंडियन प्लेट जो है वो तिब्बतन प्लेट में दबती जाती है, प्लेट टेक्टोनिक्स की मैं बात बोल रहा हूँ, उसकी वजह से जो फोल्ड पड़ता है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही है। जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो 8848 मतलब 8848 मीटर की हुआ करती थी, अभी 8850 मीटर के करीब हो गई है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट, आप दो तकिए रखिए एक दूसरे से को, उनसे दबाइए, आप देखेंगे बीच वाला पोर्शन उठने लगेगा। वैसे ही ये बलय पर्वत है हिमालय, और अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो ये पुराना होने का चांस ही नहीं है। वेस्टर्न घाट ये जो है उतने पुराने नहीं है, पेंसिल्वेनिया इंडिया के हिस्से हैं। तो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज जो है वो है हमारी अरावली। ए 47 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंज्यूम हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा खाद का यूज होता है? हमारे पास ऑप्शन ए है केरला, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी हरियाणा। सबसे अच्छी खेती कहां की है? बी पंजाब की। पंजाब में क्यों? क्योंकि पंजाब जब अनडिवाइडेड था, जब पाकिस्तान हमारे साथ था, तो वहां से 5 नदियां होके गुजरती थी, इसलिए उनको पंचनद या पंच आब कहते हैं। आब का मतलब नदी। तो इतनी सारी नदियां होने की वजह से वहां पे नदियां थी एक, लेकिन खाली पानी से जो है अच्छी फसल नहीं हो सकती। पंजाब के लोग चूंकि बहुत सारे उसमें ओवरसीज रहते हैं, कनाडा और दूसरी दूसरी जगहों पे, उनके पास पैसे बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने फर्टिलाइजर का अपना यूज बहुत ज़्यादा खेती में किया है। इसका नेगेटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे खेती जो है वो वहाँ पे सिल्टिंग हो रही है, और धीरे धीरे खेतियाँ खराब हो रही हैं। पंजाब भारत का वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाद यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम देखेंगे 48 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वुड बी प्रीफर्ड फॉर सोइंग इन ऑर्डर टू इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन। कि नीचे दिए गए कौन से फसल को आप बोएंगे ताकि आपकी अगर मृदा में या जो जमीन है वहां पर नाइट्रोजन की कमी है तो वो पूरी हो जाए। ऑप्शन ए है वीट, बी है मस्टर्ड, सी है सनफ्लावर और डी ग्राम। अब हम काफ़ी पहले जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको अगर देखें तो हम जानेंगे कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन मृदा में कैसे आए? तो कुछ एक ऐसे जो दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे अरहर हो गया, ये उसके नीचे जो जड़ें होती हैं उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। वो मॉड्यूल क्या करते हैं, वो हवा की जो नाइट्रोजन है उसको ले करके धीरे धीरे जमीन में, मतलब वहाँ की मिट्टी में उसको नाइट्रोजन इनरीच कर देते हैं। तो इसमें आप देखिए कौन सा दाल है, गेहूं दाल नहीं है, मस्टर्ड सरसों दाल नहीं है, सनफ्लावर दाल नहीं है, डी ग्राम चना ही एक दाल है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हुआ। 49 देखेंगे, वाटरवे 1 NW1 is located in India and runs from Haldia to Allahabad across from which of the following river system। तो नेशनल वाटर वे 1 वो भारत में किस नदी से होकर के, जो कि हल्दिया और इलाहाबाद से होकर के गुजरता है, वो किस नदी से होकर के गुजरता है? इलाहाबाद का नाम आया है, यहीं से हमें आंसर मिलने वाला है। इलाहाबाद और हल्दिया, आप देखिए इलाहाबाद अगर ये है तो इलाहाबाद से कौन कौन से होकर नदी जाती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती का मतलब अभी है ही नहीं, कभी एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, मतलब गंगा और यमुना है। हल्दिया और इलाहाबाद से होकर के, हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक ये नेशनल वाटरवे 1 है, और यहाँ से इलाहाबाद से सिर्फ गंगा ही होके जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए इनके ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं है। बी ब्रह्मपुत्रा, सदिया, दुबड़ी, सी वेस्ट कोस्ट, और डी नन ऑफ द अबव। इलाहाबाद देखिए गंगा है, हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। 50 हम चलेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब आप क्या समझते हैं? ऐसी एनर्जी का स्रोत जिसको दोबारा से मतलब यूज नहीं किया जा सकता। हमारे पास ए है हाइडल। हाइडल का मतलब होता है पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। बी है थर्मल। अब थर्मल की बात हो रही है कि यहाँ पे आप कोयला जलाएंगे या कोई भी ऐसा कार्बनिक ऑर्गेनिक फ्यूल को जलाएंगे, उससे जो गर्मी पैदा होगी उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है। डी है सोलर, सूर्य से आने वाली किरणों से एनर्जी को पैदा करना है। और डी है विंड पावर, बड़े बड़े पवन चक्कियाँ चला करके एनर्जी को पैदा करना है। आप जानते हैं पानी
हमेशा से बहता रहेगा, चाहे वो टाइड्स के थ्रू आए या फिर कहीं बांध बना के उसको गिराइए। हाइडल पावर रिन्यूएबल सोर्स है। सोलर पावर, सूर्य अभी जब तक हमारी एग्जिस्टेंस है वो कभी ख़त्म नहीं होना, पृथ्वी के ख़त्म होने के बाद ही लगभग ख़त्म होगा। तो सी सोलर भी रिन्यूएबल है। विंड बहती ही रहेगी, रिन्यूएबल है। ऑप्शन बी थर्मल, एक बार अगर आपने कार्बनिक फ्यूल को जला दिया, धरती के अंदर जो भी कार्बनिक फ्यूल है मतलब कोयले वगैरह हैं उनकी मात्रा सीमित है, आप उसका उत्खनन करते जाइए, कारों वगैरह में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डालते जाइए और जो भी कोयला है उसको जो है थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करते जाइए। धीरे धीरे एक दिन आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब रिन्यू नहीं होगा। तो इस तरह से यही एक स्रोत है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नए से नहीं बन सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी थर्मल पावर जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपने देखा ये थे फास्ट 50 इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको बहुत ही पसंद आए हैं। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।